टू माय चैनल। तो हम ना 26 मार्च को जो MH सेट की एग्ज़ाम हुई है 2023 की, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 में। अभी देखो, इसमें आपको प्रोडक्ट दिया गया है, इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट बताना है क्या है। तो NaOET क्या है? बेस है। तो बेस क्या करती है? बेस का सिर्फ एक ही काम होता है, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। बेस का क्या काम होता है? एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। तो एसिडिक प्रोटॉन कौन से होते हैं? जो किसी हेट्रो एटम पे अटैच्ड हो, लाइक OH, या फिर जो एसिड का H होता है, ये भी हेट्रो एटम पे, ये भी क्या है? एसिडिक है। क्यों एसिडिक? एसिडिक कौन से प्रोटॉन होते हैं? जो H पॉजिटिव इजीली निकल सकते हैं। तो देखो, ये ऑक्सीजन अपने तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, इसलिए ये इजीली H पॉजिटिव दे सकता है। तो जो इजीली H पॉजिटिव लूज कर सकते हैं वो होते हैं एसिडिक प्रोटॉन। और जो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे होता है वो भी क्या होता है? एसिडिक। जो नाइट्रो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे होता है ये भी H क्या होता है? एसिडिक। ये इजीली निकल सकते हैं। यहाँ पे जो बनने वाला निगेटिव चार्ज है H पॉजिटिव के बाद, वो क्या होता है? स्टेबल है होता है। तो अगर H पॉजिटिव लूज होने के बाद जो कार्बेनियन बन रहा है वो अगर स्टेबल है तो वो हमारा क्या होता है? एसिडिक H होता है। तो इस रिएक्शन में देखो, ये जो ईस्टर ग्रुप है इसके बाजू में ये जो कार्बन है, यहाँ से हमारा ये जो बेस है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ना डिकमन रिएक्शन है, डिकमन साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है? इसमें दो ईस्टर इंट्रामोलिक्यूलर ये रिएक्शन होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो ईस्टर होते हैं जो आपस में क्या करते हैं? कंडेंस्ड करके साइक्लिक फॉर्म करते हैं, साइक्लिक, जिसमें बीटा कीटो ईस्टर फॉर्म होता है। बीटा कीटो ईस्टर। अभी होगा क्या? ये जो है यहाँ पे ये जो ईस्टर का डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OET, ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और फिर ये जैसे ही बैक आएगा ये OET यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिलेगा बीटा कीटो, यहाँ पे लगा होगा CO2 ET। ये देखो अल्फा पोजीशन, ये बीटा पे कीटो, तो हमें इसमें मिलता है बीटा कीटो ईस्टर। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है? NaOH बेसिक मीडियम दी हुई है और ये CO2 ET ये क्या है? ईस्टर है। तो बेसिक और एसिडिक दोनों ही मीडियम में ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है। यानी अगर H पॉजिटिव दिया हुआ रहा एसिडिक मीडियम, या फिर OH माइनस बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये हो जाएगा एसिड। अभी देखो लास्ट में हीटिंग दी हुई है। हीटिंग में कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एक तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, या फिर डी कार्बोक्सिलेशन यानी -CO2 का रिमूवल हो सकता है, या फिर साइक्लाइजेशन होता है। मैं इस तरह से याद रखती हूँ, पैड सी हीटिंग में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है कि हीटिंग दिया है। तो उसके बाद देखना है कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होती है क्या, जैसे शुगर एलिमिनेशन, पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। उसके बाद में देखना है डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है क्या, यानी कहीं से CO2 निकल सकता है क्या। अगर हीटिंग दी हुई है तो डी कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है। और लास्ट में देखना है कि साइक्लाइजेशन हो सकता है क्या। तो देखो CO2 कब निकलेगा? जब CO2 निकलने के बाद, जैसे ये है COOH, ये CO2 यहाँ से तब निकलेगा जब ये इस तरफ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ से फिर CO2 निकल के यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। जो बनने वाला ये निगेटिव चार्ज है, ये अगर स्टेबल है तो CO2 हमारा इजीली निकल जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि डी कार्बोक्सिलेशन तभी होगा जब हमारा बनने वाला कार्बेनियन स्टेबल है। ये टोटली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन पे। अभी देखो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देन ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो यहाँ हमें मिलेगा निगेटिव चार्ज। तो अभी देखो कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला जो निगेटिव चार्ज मैंने अभी बताया कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो निगेटिव होता है वो कैसे होता है? स्टेबल। तो ये स्टेबल है, इसलिए यहाँ से क्या होगा? CO2 इजीली
OH यहाँ से निकल जाएगा CO2 और यहाँ पर आ जाएगा देन H पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज पे आ जाएगा H पॉजिटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि H2O2 के इस मॉलिक्यूल पे जब रिएक्ट कराए तो रिएक्शन क्या होंगी। अभी देखो ये कैसा है, 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन CH3/3 देन CH3। अभी देखो H2O2 क्या क्या काम कर सकता है, आपको रिएजेंट के फंक्शंस पता होना चाहिए। एक तो ये डबल बॉन्ड पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड को क्या करता है, ये इपॉक्साइड फॉर्म करता है। H2O2 NaOH क्या करता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड पे डबल इपॉक्साइड फॉर्म करता है। देन उसके बाद में सेकेंड काम होता है, अगर कीटोन है इस तरह से तो उसको ईस्टर में कन्वर्ट करता है, यानी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ये करता है। और उससे भी पहले अगर कोई मॉलिक्यूल में हमारे हेटेरो एटम है, यानी नाइट्रोजन, सल्फर, सेलेनियम, तो उनको क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, उनका ऑक्साइड बनाता है, यानी उन पे ऑक्सीजन का अटैक होता है, उनके ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, इपॉक्साइड और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन, तीनों में जो सबसे पहले रिएक्शन होंगी वो होंगी हमारी हेट्रो एटम का ऑक्साइड फॉर्मेशन की। यानी अगर कहीं पे भी हमारे मॉलिक्यूल में हेट्रो एटम है लाइक दिस नाइट्रोजन, तो सबसे पहले इसका क्या काम होगा, उनका ऑक्साइड फॉर्मेशन का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, ये इस पे क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, CH3/2 है ये, देन CH3। अभी क्या होगा कि ये जो CH3 का H है यहाँ पे, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये CH2- इधर आके ये ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये सिन पायरोलिटिक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होती है, सिन एलिमिनेशन होती है। तो ये हमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले HNO2 दिया हुआ है, नाइट्रस एसिड में एनिलीन क्या NH2 क्या में कन्वर्ट होता है, N2 पॉजिटिव में डायएजोनियम सॉल्ट हमारा फॉर्म होता है। पता है ना, मैं बेसिक हम ये तो 12 से पढ़ रहे हैं। HNO2 के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, N2 पॉजिटिव। तो ये बेंजीन रिंग विथ N2 पॉजिटिव। फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ हमें मिलता है कार्बोकेटायन। ये फर्स्ट स्टेप में होगा हमारे। उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो CO2 डी कार्बोक्सिलेशन कब हो सकता है, जब हमारा बनने वाला निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। यानी CO2 निकलने के बाद अगर यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो देखो निगेटिव चार्ज के बाद में पॉजिटिव चार्ज है एडजेसेंट में, इसलिए ये निगेटिव चार्ज कैसा है, स्टेबल है, इसलिए ये यहाँ से CO2 निकल जाएंगे और ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा मिलेगा। ये क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट में होता क्या है, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट का अटैक करवाना होता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का। तो अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ पे, ये कौन डिसाइड करता है, जो इस बेंजाइन पे ग्रुप अटैच्ड है, OMe। अब आपको पता है OMe क्या करता है, +M से इलेक्ट्रॉन देता है और -I से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो हमें पता है +M इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ बेंजाइन हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, ओनली -I इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे। हमेशा ही हम बेंजाइन इंटरमीडिएट में -I इफेक्ट कंसिडर करते हैं और +M इफेक्ट हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो -I इफेक्ट हम इसका कंसिडर करेंगे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा।
देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। इस निगेटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल आएगा NHR और हमें इस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल आएगा NHR और हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमें यही पहचानना होता है बेंजाइन में कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा और निगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा। तो -I इफेक्ट की वजह से यहाँ पे निगेटिव ऑर्थो पोजिशन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिव मेटा पे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। अब इस रिएक्शन के ना बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जिसे देखो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होके इस वाले फ्री रेडिकल से कंबाइन करके यहाँ पे ये CO निकलने के बाद में ये साइक्लोब्यूटेन रिंग बन सकती है। उसी तरह ये जो फ्री रेडिकल है इस वाले रेडिकल से कंबाइन करके ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। और लेकिन मुझे रेफरेंस में इसके लिए एक जो रेफरेंस मिला है जिसमें बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले रिएक्शन में क्या होगा। अभी देखो अगर प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक करके OTS निकल जाएगा और ऑप्शन ए फॉर्म होगा। लेकिन N-ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से OTS निकलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है HA और HB आपस में रिलेशन कैसा है इनका, ये कैसे है, डाइस्टीरियो टॉपिक है या इनएनिसोटॉपिक है या होमोटॉपिक। तो अगर हमारी रिएक्शन में एक भी कायरल सेंटर नहीं है और रिएक्शन होने के बाद पहले से भी कोई कायरल सेंटर नहीं था, रिएक्शन होने के बाद भी कोई कायरल सेंटर नया जनरेट नहीं हुआ, तो हम उनको क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक। अगर हमारी रिएक्शन में कोई कायरल सेंटर नहीं था जैसे ये कार्बोनिल, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में कैसा हो गया, ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया OH और ये H। देखो पहले से तो कोई नहीं था लेकिन रिएक्शन होने के बाद एक जनरेट हो गया, तो इनको हम बोलते हैं इनएनिसोटॉपिक। अगर हमारी रिएक्शन में पहले से एक कायरल सेंटर था और रिएक्शन होने के बाद एक और नया जनरेट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं, यानी पहले से एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हमारी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो कैसे होते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक। तो इसमें देखो 2 कायरल सेंटर यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसे हो गए, प्रोटॉन आपस में डाइस्टीरियोटॉपिक। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट हमारे इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे होते हैं, आपस में डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप देखो इस वाले मॉलिक्यूल में एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ये जो है ये कायरल सेंटर, देखो ये जो 2 है दोनों क्लोरीन सेम ही है। और कायरल सेंटर कब होता है, जब हमारे कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये तो दोनों सेम ही है ना, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं, इसलिए सिंपली ये यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला कार्बन और इस वाले 4th वाले में ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd एंड 4th आर कायरल। इसमें आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर बताना है। अब देखो इस वाले डबल बॉन्ड का तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मीन्स व्हाट, सिस और ट्रांस। तो इस वाले डबल बॉन्ड का तो सिस और ट्रांस हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों साइड सेम सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोपेंटेन रिंग। देखो ये जो साइक्लोपेंटेन रिंग है, अब आप इस CH को इस साइड रखो या फिर इस H को इस साइड रखो, दोनों भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए इसमें तो सिस ट्रांस होगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ इस वाले डबल बॉन्ड का सिस ट्रांस हो सकता है इस तरह से कि दोनों H सेम साइड पे और बाकी सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे, या फिर दोनों H अपोजिट साइड पे, दोनों H सेम साइड पे और दोनों H अपोजिट साइड पे, यानी इस वाले डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस होगा, इसलिए इसके कितने
ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ऑप्शन नंबर 1 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए। अभी देखिए, ये जो है पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल होता है, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस पर अटैच्ड होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो तब जाके ये स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखो OH अटैच्ड है, OH क्या करता है, +m से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +m से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या करता है, ये भी +m से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। लेकिन जो देखो नाइट्रोजन का जो +m इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अभी देखो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसीलिए हमेशा पहले अगर जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो है, मतलब NH2 है हमारे पास में और OH है और कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हमेशा OH से पहले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोकेटायन को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़े कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पुल करके रखेगा, इसलिए इजीली दे देगा। और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इतनी इजीली डोनेट नहीं करेगा, पहले नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसलिए सबसे नंबर फर्स्ट पे तो आएगा ऑप्शन नंबर 2, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऐसा तो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। उसके बाद देखो CH3 जो है तो +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और हम प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, मेजोमेरिक इफेक्ट को हम डोमिनेटिंग देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट हम लास्ट में देखते हैं। तो सबसे वीक इफेक्ट होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इफेक्ट है क्या। तो ये देखो ये +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने इस तरफ +I से, तो इसलिए थर्ड नंबर पे आ जाएगा थर्ड वाला। देन ये तो -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हेलोजन का क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर। अब क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि हम क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट जो रहता है वो -I इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर +m इफेक्ट, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं। तो ये तो इसके पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे और खींच रहा है, यानी इसको और ज़्यादा अनस्टेबल बना रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम होंगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद आपको इसमें एरोमेटिक बताना है। तो हमें पता है अगर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 है या फिर 14 है, तो ये सब क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अगर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, यानी 4n, n इज इक्वल्स टू 1 2 या फिर 3, n इज इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल नंबर, 4 8 12 यानी 4 का मल्टीपल है, तो वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे देखो ये 2 4 6 ये तो क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 4 6 8 10 10 वाले क्या होते हैं, 6 10 14 वाले एरोमेटिक होते हैं। यहाँ पे भी देखो ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 और 10 ये सब क्या है, एरोमेटिक है, सिर्फ बी इसका करेक्ट आंसर होगा जो एंटी एरोमेटिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है, अभी देखो ये क्या है, मिथिल ट्राई मिथिल सिलेन क्लोराइड, ये क्या है, TMS क्लोराइड है। ये OH का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। जो N83 ये जो बेस है ना, ये बेस जो है तो ये एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करती है, और ये जो O- यहाँ पे बनता है तो ये TMS पे अटैक करता है और Cl यहाँ से निकल जाता है, तो OTMS हमारा बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे 2 OH है, कौन से OH को ये प्रोटेक्ट करेगा, तो जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा। अब ना ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये कुछ इस तरह से है, मतलब ये ऐसी बेंट है, ऐसी बेंट नीचे साइड में ऐसी झुकी हुई है बेंट,
तो यहाँ पर 2 H है ऊपर साइड में। 5 मेंबर्ड रिंग हमेशा बेंट होती है। 2 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज होना, तो यहाँ पे जो 2 जंक्शन पे जो 2 ग्रुप रहते हैं ना, ये हमेशा आपस में सिस होते हैं। यहाँ पे चाहे CH3 हो चाहे यहाँ पे H हो, ये हमेशा सिस होंगे, क्योंकि नीचे साइड ना कैविटी रहती है, ग्रुप नीचे से नहीं आ सकता है कोई। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे OH है और यहाँ पे CH3 है नीचे, और ऊपर एक CH3 है, और यहाँ पे ये CH3 नहीं H है अभी, और यहाँ पे OH है ऊपर से। तो अभी देखो ये यहाँ पर ना CH3 इस का रिपल्शन है, और साथ साथ कैविटी भी है। तो कैविटी की वजह से यहाँ से हमारा जो है तो TMS नहीं आ सकता, TMS क्लोराइड। तो इसलिए ये TMS क्लोराइड इसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी ये हमारा बन जाएगा OTMS। यानी ये हमारा बन जाएगा OTMS, और इसको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कैविटी में प्रेजेंट है नीचे साइड। उसके बाद PDC क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में, तो ये कीटोन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। देन नेक्स्ट डाइल्यूट HCl, ये एसिडिक मीडियम में इसका हो जाएगा डी प्रोटेक्शन, यानी ये वापस से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो रिएक्शन हो, जैसे अगर मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करती थी तो जो PDC है मेरा, वो इसको भी कीटोन में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन मुझे इसको नहीं, सिर्फ इसको कीटोन में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने इसको पहले प्रोटेक्ट किया, इसके ऊपर रिएक्शन करवाई, बाद में इसको डीप्रोटेक्ट कर दिए। तो वो OH के जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना, वो बहुत इजी है उन्हें याद रखना। कोई एक आधा बेस दिया हुआ रहता, जनरली NET3 ही बेस दिया हुआ रहता, और इसके साथ में एक तो TBS क्लोराइड या फिर TMS क्लोराइड या फिर TBDMS क्लोराइड। ये जो है ना, ये OH के प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसमें से सिर्फ Cl निकालना है और ऑक्सीजन के साथ आपको इनको अटैच करवाना है। तो बहुत इजी होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको अब ना इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन थी सभी को कि जो OS ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ये क्या है NMO, ये क्या करता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन यानी डबल बॉन्ड अगर है तो उस पर सिन साइड से OH फॉर्म करता है, यानी सेम साइड 2 OH फॉर्म करता है। तो सेम साइड तो ऑप्शन नंबर B में भी है और ऑप्शन नंबर C में भी है, तो फिर दोनों में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा, दोनों ही इसके ऑप्शन नहीं होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे तो एंटी डायोल है, ये तो हमेशा सिन डायोल फॉर्म करता है, फिर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर कैसे होगा, बिकॉज आप देखो इस क्वेश्चन में जो ये है डबल बॉन्ड, इस पे इसने सिन डायोल फॉर्म किया, यानी ये OH ऊपर से आया और ये यहाँ भी OH ऊपर से आया। अब आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो और इस ऑप्शन को देखो, इसमें ये किस तरफ से झुका हुआ है, किस तरफ कैविटी बनी हुई है, ऐसे। ये वाला मैं कार्बन बता रही हूँ, इस वाले कार्बन को इस तरह से है, इस तरह से। और हमारे प्रोडक्ट में देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, ये ऐसा है, उल्टा इस तरह है ना, ये ऐसा। यानी ये देखो ये वाला जो कार्बन है तो ये तो करेक्ट है इस तरह से, ये वाला जो कार्बन है ये तो करेक्ट है, लेकिन ये जो है तो ऐसा से इस तरह हो गया। तो जब ऐसा अगर रहा तो ये जो OH बैक साइड से था, अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो OH है ना ये अबव हो जाएगा। इसको रोटेट किया हुआ है ये हाइड्रोजन, यानी अगर हमेशा क्वेश्चन में जब कोई कार्बन ऐसा है, अगर वो ऑप्शंस में भी ऐसा ही है तभी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, अदरवाइज उसको हम ऐसा कर देंगे तो तब ये जो बिलो वाला OH था ये अबव से आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये जो सिन डायोल था ये कन्वर्ट हो जाएगा एंटी डायोल में रोटेट करने के बाद। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोटेट करना ना आपको आना चाहिए क्योंकि इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, इसलिए इसका समझना आपका बहुत ज़रूरी है। आप देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला
ये नीचे साइड है। उसके बाद देखो ये जो है ये OH ये ऊपर साइड है यानी राइट साइड में है। एंड देन ये जो H है ये बैक साइड में है इस तरफ से। अब आप इसको रोटेट करो ऐसे ऐसे, इस तरह से इसको रोटेट करना आपको आना चाहिए। अब दूसरा मॉलिक्यूल इस पे अटैच्ड है, ये कार्बन, जिस पे OH अटैच्ड है ऊपर साइड, और नीचे साइड दो OH है यहाँ पे राइट साइड में है, सॉरी। ये जो ग्रुप है ये नीचे ये प्लेन में है, ये OH राइट में है और बैक में क्या है H है और OH हमारा यहाँ है। तो ये दोनों OH अभी राइट साइड में है। अभी इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये OH बैक में चले जाएगा, बैक में नीचे साइड में। इस तरह से ये ग्रुप हो चुका है। अभी देखो इसको मैं रोटेट कर रही हूँ OH, ये तो ऐसे ही रहेगा ये वाला। ये यहाँ पर देखो इस कार्बन पे इसको ये कैसा है, करेक्ट Y है, इसको हम इन्वर्टेड Y बनाते हैं, इन्वर्टेड Y। तो ये OH यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री पे, ये H यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेन में जो हमारा ग्रुप था CH2 ये आ जाएगा। अभी देखो ये जो राइट साइड वाले ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, वेज पे होते हैं। तो यहाँ पे H वेज पे, इस वाले में राइट में OH है यानी ये वेज पे है और यहाँ पे H वेज पे है और यहाँ पे ये देखो इस लाइन के ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है यानी ये क्या है, बैक पे है OH, इसलिए यहाँ पे एंटी डायोल फॉर्म हुआ, कन्वर्ट हो जाएगा ये सिन डायोल फॉर्म होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।